स्टार्ट करें। बस एक टाइप का आपका ग्राफ आपको बचा हुआ है, और वो कैसा टाइप है आपका, तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट लिखा हूं। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है। हमने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ देखा, और हमारा है एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रहेगा तो क्या होगा। तो एग्जांपल, अगर मान लो कोई ऐसा ग्राफ आपको दिया हुआ है कि इधर आपका दिया हुआ है एक्सेलरेशन और इधर दिया आपको डिस्प्लेसमेंट। सपोज दैट मान लो कुछ ऐसा ग्राफ आपको दे दिया, ऐसा आपको ग्राफ दे दिया कि ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, इधर हो गया आपका एक्सेलरेशन। तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v इंटू dv बाई ds, v इंटू dv बाई ds, पता है कि नहीं होता है। यहां से हम बोल सकते हैं कि a ds इक्वल टू क्या आ जाएगा, v dv आ जाएगा। a ds इक्वल टू v dv आ जाएगा। अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दें, अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dv क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपको v स्क्वायर बाई 2। अगर मान लो कि s इक्वल टू s1 पे मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी कितना है, u है, ठीक है, दिया रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। इस ग्राफ में नहीं, इस ग्राफ में तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका a1, हो जाएगा a2। मान लो s इक्वल टू s1 पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना दे रखा था, u दे रखा था। s इक्वल टू s2 पे, इसको इधर लिख देता हूँ, u दे रखा था, यहाँ वेलोसिटी मान लो कि v दे रखा था। तो क्या होगा, वेलोसिटी u से v गया, और ये क्या हुआ, एक्सेलरेशन a1 से लेके a2 तक, ठीक है। ये आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2, और इधर अगर लिमिट पुट कर दोगे तो आ जाएगा u से लेके v तक। ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ a ds a1 टू a2। ये आपको आ जाएगा v स्क्वायर बाई v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो देखोगे तो ये आपका आ गया एडीएस। एडीएस क्या होगा, तो एडीएस होगा एरिया ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। यानी इसका अगर एरिया देखोगे, ये एरिया कितना आएगा, इसका जो एरिया होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ एडीएस के बराबर आएगा, ए1 से लेके ए2 तक। अगर एडीएस को इंटीग्रेट करेंगे ए1 से लेके ए2 तक, इसका एरिया ही आएगा, बचपन से पढ़ते आए हैं। तो इसका जो एरिया आएगा आपको क्या देगा, तो वी स्क्वायर माइनस ऑफ टी स्क्वायर बाई 2 देगा। वी स्क्वायर माइनस, अगर इसका एरिया हम लोग ए बोल दे, आप यहां से बोल सकते हो कि वी स्क्वायर माइनस ऑफ ई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या आएगा, ए आएगा। तो यहाँ से अगर मान लो कि आपको वेलोसिटी निकालना है कि फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, वी इक्वल टू अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस 2a। क्लियर है। इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है कि ये आप बॉक्स में लिख दीजिए, याद करना है, याद नहीं करना है। याद क्या करना है आपको, इस कॉन्सेप्ट को याद करना है, और प्रोसीड कैसे करना है, यहाँ से प्रोसीड करना है। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से प्रोसीड करना पड़ेगा। और ध्यान रखना कि इसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 आएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देता हूं, ये मान लो एक्सप्रेशन है, और ये मान लेते हैं एक्स है, एक्स मतलब हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और एक ग्राफ मान लो कैसा दे रखा है कि एस इक्वल टू 50, और ये मान लेते हैं कि आपका है 100 या फिर 150। और यहाँ पे दे रखा है कि एक्स कितना है, 3 है, और यहाँ पे दे रखा है एक्स कितना है, 6 है। ये आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये आपका है मीटर में, ठीक है। दे रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। तो पूछता है कि फाइंड फाइंड वेलोसिटी
ऑफ पार्टिकल when displacement is when displacement is 100 मीटर। जब 100 मीटर होगा यानी कहीं यहाँ पे होगा तो पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा कितना होगा, यानी s इक्वल टू 100 मीटर पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा। कैसे निकालेंगे? हमको पता है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे अगर u है और यहाँ पे वेलोसिटी अगर मान ले कि v है, तो आपको पता है कि v स्क्वायर माइनस ऑफ e स्क्वायर डिवाइड बाई 2 क्या देगा, इसका एरिया देगा। इसे क्या देगा? एरिया देगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया देगा। देगा कि नहीं देगा? इसका एरिया निकाल दो कितना होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया के बराबर। अगेन ऐसे प्रोसीड करेंगे हम लोग, ऐसे प्रोसीड करेंगे तो फाइनली आपको क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर मान लो कहीं भूल गए हो तो आप क्या करोगे, इस तरह से प्रोसीड करोगे। ए इक्वल टू क्या होता है, वी डीवी बाई दिस होता है। इंटीग्रेट कर दोगे फटाफट, एक लाइन के बाद क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगी। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। आपको दे रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है पार्टिकल का, तो 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है पार्टिकल का, 0 है। और पूछा है कि वेलोसिटी एट डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर, यानी आपको पूछा है कि इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितना होगा, मतलब इस वाले पार्ट का एरिया निकालना पड़ेगा। इस वाले पार्ट का एरिया कितना होगा बताओ, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, निकालो फटाफट। एक पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। और एक पॉइंट कैसे निकलेगा, तो इस वाले ट्रायंगल में और ये बड़ा वाला ट्रायंगल में, जरा देखो, अगर ये एंगल मान लो कि थीटा है, ये जो एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और बड़ा वाला ट्रायंगल में, जैसे कि ये मान लो कि हमारा 3 है, ये हमारा क्या है, 6 है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली बताओ कैसे निकालेंगे। तो अगर यहाँ पे एंगल थीटा मानते हो तो tan थीटा इक्वल कितना होगा, दिस बाई दिस। और बड़े वाला देखो तो tan थीटा कितना होगा, दिस बाई दिस, यानी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये वाला मान लो कुछ वैल्यू है आपका, कुछ मान लेते ए है, तो क्या हो जाएगा, a माइनस 3 डिवाइडेड बाई, ये आपका कितना है, 100 है, तो 100 माइनस 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो बड़े वाला देखोगे तो क्या होगा, ए लेंथ कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3, और ए लेंथ कितना हो जाएगा, तो 150 माइनस ऑफ 50 होगा कि नहीं होगा। सिमिलर ट्रायंगल यूज करेंगे, एक पॉइंट निकल जाएगा ना, ये पॉइंट तो निकालना होगा एरिया निकालने के लिए। कितना होगा ये पॉइंट, यानी इस पॉइंट पे पार्टिकल का एक्सेशन कितना होगा, कैसे निकालेंगे, तो दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस। सिमिलर ट्रायंगल है, ए रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ए रेशियो कितना आएगा, यहाँ मान लिया हमने ए लेंथ आ जाएगा ए माइनस 3, और ए लेंथ कितना आ जाएगा, तो 100 माइनस 50, ए माइनस 3 डिवाइड बाई 100 माइनस 50 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए माइनस सॉरी 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 150 माइनस 50। यहाँ से सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, ए माइनस 3, इधर आ गया आपका 50 इक्वल टू ऊपर कितना आ गया 3, नीचे कितना आ गया 100। देखते रहना कैलकुलेशन ये गलत ना हो जाए। यहाँ से देखोगे तो क्या होगा, 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ए इक्वल टू कितना आ गया, 3 प्लस 3/2 कितना आ जाएगा बताओ, 4.5। ए इक्वल टू आ जाएगा 4.5। अब इस पार्ट का एरिया निकाल लो, ठीक है। इसका एरिया कैसे निकालोगे, अब तो निकल जाएगा, निकल जाएगा। इसका एरिया निकालो पहले, यस और इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, दोनों का ऐड कर दो, ए निकल जाएगा, ए निकल जाएगा तो आपका वी भी निकल जाएगा, क्योंकि इनिशियल स्पीड तो कितना है, 0 है, तो आपका वी स्क्वायर इक्वल टू सिंपल आ जाएगा 2 इंटू ए। और एरिया की बात करेंगे तो एरिया, इसका एरिया कितना होगा, ए लेंथ हो गया 50, और ए कितना है 3 है, इसका एरिया हो जाएगा 50 इंटू 3 प्लस ये जो छोटा सा ट्रायंगल है इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका, इसका बेस है 50 इंटू हाइट, हाइट इसका कितना आ जाएगा, ये है आपका 1.5। 4.5, ये कितना है 3, कितना आ जाएगा 1.5, यानी 3/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, अंडर रूट लोगे, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, तो आ जाएगा v इक्वल टू 10√6 आ जाएगा, जैसा कि आंसर दे रखा है, ये आपका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे। इस तरह कोई भी क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है,
आप इसको इस तरह से प्रोसीड करोगे। क्लियर है? क्लियर है? चाहे आपका Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट वर्सेज सॉरी एक्सेलरेशन वर्सेज डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रहे, वेलोसिटी वर्सेज डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रहे, या फिर एटी वीटी एक्सटी ग्राफ रहे, पांचों तरह के ग्राफ आपको सॉल्व करना आना चाहिए और ग्राफ के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करना। ठीक है? क्योंकि आगे भी बहुत ही आपका जरूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपका था लास्ट टॉपिक मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, ये आपका टॉपिक क्या हो गया है, खत्म हो गया है। इस पर बेस्ट जितना ही बुकलेट में क्वेश्चंस है, जितना जल्दी चाहो खत्म करना उसको। ठीक है, फटाफट उसको खत्म करना। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको अलग से एक असाइनमेंट दिया गया है। ठीक है, मेडिकल वालों को अलग दिया गया होगा, इंजीनियरिंग वालों को अलग दिया गया होगा। उस असाइनमेंट को आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, और जो भी डिस्कशन क्लास लगेगा, उस डिस्कशन क्लास में मेडिकल का अलग लगेगा, इंजीनियरिंग का अलग लगेगा। ठीक है, तो मेडिकल वाले को मेडिकल वाले दिन बताएंगे, इंजीनियरिंग वाले को इंजीनियरिंग वाले के दिन बताएंगे, इसलिए डिस्कशन क्लास अलग भी लगाए हैं। तो ये बुकलेट जो कॉमन वाला है उसको कंप्लीट करोगे, ये बेसिक है आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए। उसके बाद जो भी आपको एक्सरसाइज मिला है अलग से, वो आप उसको फटाफट जितना जल्दी सॉल्व कर पाओगे, आपके प्रैक्टिस के लिए हो। ठीक है, और उसमें जो भी डाउट आएगा आप डिस्कशन क्लास में मेरे से पूछना। क्लियर है? यस सर। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन। ये आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया है खत्म। आपका नया चैप्टर है प्रोजेक्टाइल मोशन। और जितना होमवर्क देते हैं उतना उसी दिन कंप्लीट करने की कोशिश करो। अगर छूटते जाएगा तो बहुत ज्यादा छूटते चल जाएगा। ठीक है, अगर आप सोचोगे कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, तो फिर आपको ये चीज छूटते ही जाएगा, कभी कंप्लीट नहीं होगा। अभी आपका बेसिक है, स्टार्टिंग है, अभी आगे चीजें और फास्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल जैसे जैसे पढ़ाते चलते हैं उसी टाइम पे आप क्वेश्चन सारा करते हुए चलोगे, नहीं तो आगे तो और फास्ट होने वाला है। ठीक है, तो जो टायर मोशन कैसा मोशन है, तो बेसिकली ये टू डायमेंशनल मोशन है, 2D मोशन है। अभी तक हम लोग वन डायमेंशनल मोशन के बारे में पढ़ रहे थे। इसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर टू डायमेंशनल मोशन या फिर मोशन इन प्लेन भी बोलते हैं। मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन करने का मतलब क्या होगा, कैसा मोशन होगा, तो टू डायमेंशनल मोशन होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या बेसिकली, जैसे आपने कभी भी एनालिसिस किया होगा कि मान लो कि आप ग्राउंड पे हो। ठीक है, और ग्राउंड से किसी एक पत्थर को उठा के अपवर्ड डायरेक्शन में आप फेंको। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या कर रहे थे हम लोग, कि उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे थे, वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे थे। तो पार्टिकल का जो मोशन हो रहा था, पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा था, जा रहा था, अब वापस उसी पाथ पे क्या हो रहा था, नीचे आ रहा था। लेकिन हम वर्टिकली अपवर्ड ना फेंक के उसको क्या करें, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे फेंके, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे फेंके, थीटा एंगल पे। ठीक है, अब वर्टिकल अपवर्ड ना फेंको और हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना के फेंको। तो इस पार्टिकल का जो मोशन होगा कैसा होगा, इस पार्टिकल का मोशन अगर देखोगे, आप खुद ही करके देखोगे, किसी पत्थर को उठा के आपने फेंका ऐसे करके। ठीक है, तो देखना जो पार्टिकल है वो मूव कैसे करेगा, तो कुछ ऐसा मूव करेगा। आपसे थोड़ा दूर जाके ये पार्टिकल क्या होगा, गिरेगा। होता है कि नहीं होता है, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में भी चलेगा और साथ साथ क्या होगा, इस डायरेक्शन में भी चलेगा। ठीक है, जैसे आपने थीटा एंगल से किसी प्रोजेक्टाइल को, ठीक है, किसी पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया है, तो उसका जो पार्टिकल का जो मोशन होगा, उसका जो पाथ होगा, कुछ इस तरह का पाथ होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। इसी मोशन Yes, को sir. हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। और इसको टू डायमेंशनल मोशन इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर अगर पार्टिकल का मोशन देखोगे, तो पार्टिकल यहाँ से आपने थ्रो किया है, तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में भी चला है, तभी तो यहाँ पहुंच गया है। ये अगर आपका बाई डायरेक्शन है, या आपका एक्स है, तो पार्टिकल बाई डायरेक्शन में चल रहा है। कहीं पे देखो, यहाँ पे देखोगे पार्टिकल का पहुंचता है, तो पार्टिकल एक्स में भी इतना चला है और साथ साथ बाई में भी क्या कर रहा है, इतना चला है। ये क्या कर रहा है, पार्टिकल एक ही साथ एक्स में भी चल रहा है और साथ साथ चल रहा है बाई में भी चल रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे पार्टिकल दो अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो
कैसा मोशन होगा ये? मोशन इन टू डायमेंशन होगा। तो मोशन इन टू डायमेंशन या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो इसमें हम लोग कुछ नया नहीं करने वाले हैं। बोलेगा बड़ा बढ़िया चीज है सर, तो नया नहीं करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब भी हम लोग टू डायमेंशनल मोशन या थ्री डायमेंशनल मोशन को जब स्टडी करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसके सारे कंपोनेंट को एक्स डायरेक्शन में ब्रेक कर लेंगे, इसके सारे कंपोनेंट को बाई डायरेक्शन कंपोनेंट कर लेंगे। ठीक है, एक बार एक्स डायरेक्शन में ब्रेक कर लेंगे और एक बार बाई डायरेक्शन में ब्रेक कर लेंगे। और एक्स डायरेक्शन में हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन की तरह स्टडी करेंगे, बाई डायरेक्शन में भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन की तरह स्टडी करेंगे। कैसे स्टडी करेंगे, अभी बस बेसिक कुछ लिखना मत। जैसे कि पार्टिकल अगर यहाँ से आप यू से थ्रो किए हो तो देखोगे तो एक्स डायरेक्शन में देखोगे तो इसका स्पीड कितना होगा, यू कॉस थीटा होगा। और बाई डायरेक्शन में देखोगे इसका स्पीड कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा हो जाएगा। इनिशियल स्पीड की बात करें तो कितना हो जाएगा। अगर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देखोगे, एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, कोई भी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। एयर का रेजिस्टेंस अगर न्यूटन चले यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा। लेकिन बाय डायरेक्शन में देखोगे तो बाय डायरेक्शन में धरती माता का फोर्स लग रहा होगा। तो ये बेसिकली देखोगे तो ये जो कंपोनेंट हुआ बाय डायरेक्शन में, बाय डायरेक्शन का स्टडी हम लोग बिल्कुल कैसा करेंगे जैसा हम लोग पढ़ते थे मोशन अंडर ग्रेविटी वन डायमेंशन में। तो बाय डायरेक्शन में देखोगे तो बेसिकली क्या है, तो यू से ना फेंक के अगर किसी पार्टिकल को यू साइन थीटा से अगर फेंकते हो तो बाय डायरेक्शन में मोशन कैसा होगा, तो सिंपल जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन होता था मोशन अंडर ग्रेविटी वाला, वैसा ही मोशन क्या होगा, वैसा ही मोशन क्या होगा बाय डायरेक्शन में होगा। और एक्स डायरेक्शन में देखोगे तो पार्टिकल क्या करेगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव करते रहेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करते रहेगा, मूव करते रहेगा। इस पार्टिकल को देखोगे तो कंबाइन करोगे तो दोनों मोशन कैसा होगा, पार्टिकल का पाथ ऐसा होगा। लेकिन किसी भी टाइम पे देखोगे, जैसे पार्टिकल मान लो यहाँ पहुंच गया, इस टाइम पे देखोगे तो पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा। तो उसके हमेशा क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। यहाँ पे मान लेते हैं पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है v, एक कंपोनेंट आएगा आपका vx और एक कंपोनेंट आएगा आपका vy। ठीक है, तो अगर मान लो कि t टाइम के बाद पूछे कि t टाइम के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी v हो गया तो कितना होगा, अगर हम लोग vy निकाल लें और vx निकाल लें तो v नहीं निकल जाएगा, vy निकाल लें और vx निकाल लें तो अपने को v निकल जाएगा। पूछे कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो आप निकाल सकते हैं, अगर x पता चल जाए और y पता चल जाए, अगर x पता चल जाए y पता चल जाए, x डायरेक्शन में पार्टिकल कितना चला है, y डायरेक्शन में पार्टिकल कितना चला है, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप, क्योंकि ये सब वेक्टर क्वांटिटी है ना। किसी भी टाइम पे अगर पार्टिकल का वेलोसिटी लिखना हो आप क्या करोगे, तो वी एक्स आई कैप प्लस वी बाई जे कैप। किसी भी टाइम पे आपको पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लिखना हो कैसे लिखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट इन बाई डायरेक्शन। अगर हम लोग एक्स और बाई को अलग अलग स्टडी कर ले और एक्स डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, वेलोसिटी निकाल लें, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में भी निकाल लें, बाई डायरेक्शन में भी निकाल लें, तो दोनों को कंबाइन करके अपने को लिखने आता है, दोनों को कंबाइन करके लिखने आता है। तो हम लोग जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, मोशन इन द प्लेन पढ़ेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, टू डायमेंशनल मोशन को बेसिकली क्या करेंगे, वन डायमेंशनल मोशन में रिजॉल्व करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, रिजॉल्व करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी निकालना है, किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कितना टाइम लगेगा नहीं लगेगा, इन सारे मोशन को स्टडी हम लोग, ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन की तरह हम लोग करेंगे। क्लियर है, ये आपका हो गया पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये आपका पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। और जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, पाथ का मतलब ट्रेजेक्ट्री, कैसा ट्रेजेक्ट्री होगा, इस तरह का ट्रेजेक्ट्री होगा। अगर इस तरह का ट्रेजेक्ट्री देखोगे तो ट्रेजेक्ट्री कैसा है, शेप में कैसा है, तो पैराबोलिक टाइप का होगा कि नहीं होगा, तो जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल होगा कैसा होगा, पैराबोलिक होगा कि नहीं होगा, इससे कैसा बन रहा है, पैराबोलिक बन रहा है। तो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होगा कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा।
पैराबोलिक पाथ होगा। क्लियर है सब चीजें? क्लियर है सब चीजें? हाँ ना, कुछ बोलता नहीं है ज्यादा लोग। यस सर। तो यहाँ पे अगर हम लोग अप्रोच की बात करें कि हमारा जो अप्रोच होगा, ठीक है, अप्रोच कैसा होगा हमारा? तो हमारा होगा अप्रोच की इस मोशन को क्या करो, टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करो, ठीक है, रिजॉल्व करो, और फिर उसको क्या करो, अलग अलग डायरेक्शन में मोशन को क्या करो, स्टडी करो। हम लोग यही करने वाले हैं, रिजॉल्व द मोशन इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट, ठीक है, मतलब एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। किसी भी प्रोजेक्टाइल को स्टडी करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दो अलग अलग कंपोनेंट में रख के उसको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है बेसिकली कैसा मोशन होता है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी। लेकिन यहाँ पे जो मोशन अंडर ग्रेविटी है वो वन डायमेंशनल नहीं है, यहाँ पे कैसा है, टू डायमेंशनल है, क्योंकि जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा वो क्या होगा, ग्रेविटी के अंदर ही होगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटी आपको लिखा नहीं रहेगा, बाय डिफॉल्ट आपको समझना है कि पार्टिकल का पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो क्या कर रहा है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कर रहा है, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे कंसीडर करना है कि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं, देखिए अभी आप किसी पार्टिकल को अगर एयर में थ्रो करते हो तो क्या होगा, एयर एक फोर्स लगाता है। हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी जब वन डायमेंशन में बोले थे तो वहां भी लिखे कि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। जब पार्टिकल को आप कहीं भी थ्रो करते हो एयर में, ठीक है, तो एयर क्या करता है, इस पार्टिकल के मोशन को क्या करता है, रोकता है। पार्टिकल का मोशन क्या करता है, रोकता है। इसको बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। अगर पार्टिकल मान लो कि इधर की ओर मूव करना चाहता है, एयर क्या करता है, इधर की ओर फोर्स लगाता है, अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाकर उसको क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है। तो हम लोग इस कंसीडर को यहाँ पे नहीं लेंगे, ये कंडीशन हमारा यहाँ पे नहीं रहेगा। हम मान के चलेंगे किसी भी तरह का एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। पार्टिकल पर जो भी फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी किसी भी पार्टिकल का किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो हर पॉइंट पे पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो जी क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। जी क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसके अलावा कोई भी फोर्स पार्टिकल का नहीं लग रहा होगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ ना, कुछ नहीं। ए डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, वर्टिकल डायरेक्शन हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन। और ए हमारा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग क्या करते यस हैं, सर। इस मोशन को स्टडी करते हैं। ये तो हुआ मोटा मोटी प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, कैसा दिखेगा, ठीक है, और क्या क्या हो रहा होगा। अब हम लोग इस मोशन को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन को स्टडी करते हैं, क्योंकि अभी बोला है कि प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग दो अलग अलग डायरेक्शन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। एक डायरेक्शन हमारा हॉरिजॉन्टल और एक डायरेक्शन हमारा वर्टिकल, क्योंकि पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल में भी हो रहा है और साथ साथ वर्टिकल में हो रहा है। इस मोशन को हम लोग दो अलग अलग कंपोनेंट में रिजॉल्व करके पढ़ने वाले हैं। तो पहला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जब हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करेंगे तो आप वर्टिकल डायरेक्शन को कंसीडर मत करना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बारे में ध्यान रखेंगे कि पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। तो अगर मैं बात करूं कि इनिशियल स्पीड, यूएक्स मतलब इनिशियल स्पीड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो कितना होगा, तो इस पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी देखोगे इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा। अगर आपने
इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया है एट एंगल थीटा पे, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा आपका u cos थीटा हो जाएगा, u cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स लग रहा है क्या? जो भी फोर्स लग रहा है क्या लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, इट मींस एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा? जीरो होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। यानी जब भी वो लोग बोलते हैं कि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जीरो होगा, इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा है। यानी पार्टिकल का अगर मोशन देखोगे, ठीक है, तो कैसा होगा? पार्टिकल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, जब कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो पार्टिकल क्या रहेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से रहेगा। ठीक है, चेंज होगा। यानी किसी भी टाइम पे देखोगे, अगर इसका पार्टिकल का मोशन अगर ऐसा हो रहा है, तो कहीं भी देखोगे, इस पॉइंट पे भी देखोगे, तो इसका जो वेलोसिटी होगा एक्स डायरेक्शन में क्या रहेगा? u cos थीटा रहेगा। यहाँ भी देखोगे तो क्या रहेगा? u cos थीटा रहेगा। किसी भी टाइम पे पार्टिकल का जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो क्या रहेगा? u cos थीटा रहेगा। यानी एक्स डायरेक्शन का मोशन देखोगे तो पार्टिकल क्या कर रहा है? एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखोगे तो पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। u cos थीटा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी कितना है? u cos थीटा। अगर आपसे पूछे कि बताओ t सेकंड के बाद, t सेकंड के बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो t सेकंड के बाद बता सकते हैं हम लोग पार्टिकल कहां तक होगा। तो x इक्वल टू u cos थीटा इनटू t, यानी t टाइम दोगे तो u cos थीटा इनटू t का हो जाएगा, कहीं किधर हो जाएगा? पार्टिकल बता सकते हो कि यहाँ पे होगा। तो x डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, ठीक है, तो आराम से आप क्या कर सकते हो, तो पूछे आपसे एस एक्स कितना होगा, हम लोग बोल सकते हैं यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्स इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, और आपको पता है कि एक्स कितना है? जीरो है। यानी डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन निकालना होगा तो सिंपल क्या हो जाएगा? यू एक्स इंटू टी हो जाएगा, यू एक्स इंटू टी हो जाएगा। और यू एक्स कितना है आपका? यू कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है इन एक्स डायरेक्शन, तो सिंपल क्या हो जाएगा? u cos थीटा इंटू टी हो जाएगा। किसी भी टाइम के बाद निकालना है, ये आपको देगा एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो कि पार्टिकल यहाँ पे है, तो पार्टिकल अगर यहाँ है तो इसका जो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना हुआ है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ होगा। पार्टिकल मान लो यहाँ पे है, तो इसका एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। ठीक है, कहीं भी होगा पार्टिकल, तो एक्स का मतलब क्या होगा? एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहां से लेके यहां तक होगा। क्लियर है? अब चलते हैं इन वर्टिकल डायरेक्शन। इन वर्टिकल डायरेक्शन समझ में नहीं आएगा तो बोलना, ये बेसिक चीज है। अगर यहाँ समझ में नहीं आएगा तो आगे फिर दिक्कत होगा, इसलिए बेसिक चीज पर मैं टाइम भी ज्यादा देता हूँ। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे, तो पार्टिकल का जो इनिशियल स्पीड होगा वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होगा? बोलो। U sin थीटा। हाँ, तो इसका क्या करना है? वर्टिकल कंपोनेंट ब्रेक करना है। ये आपका यू है तो क्या हो जाएगा? ये यू साइन थीटा हो जाएगा। तो वर्टिकल में इनिशियल स्पीड इसका हो जाएगा u sin थीटा। अगर हम लोग बात करें एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन इन बाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ जी। माइनस क्यों लिखे हैं? तो अपवर्ड डायरेक्शन को क्या कर रहे हैं हम लोग? पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या कर रहे हैं? नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं। वन डायरेक्शन मोशन में क्या करते हैं? किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, किसी एक डायरेक्शन को नेगेटिव। अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर किए हैं, इसलिए हमने u बाई क्या लिखा है? प्लस u cos थीटा लिखा है। क्योंकि u cos थीटा क्या है? सॉरी, u sin थीटा, u sin थीटा क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन में है, हमने कॉलम प्लस लिखा है। और एक की बात करेंगे तो एक क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो g है, हम लोग एक क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ g लिखेंगे।
ठीक है, ये जी क्या है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर बाई डायरेक्शन में पार्टिकल का अगर मोशन देखोगे, ठीक है, अगर बाई डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन देखोगे तो कैसा होगा, सिंपल, जैसे वन डायरेक्शन में पढ़ रहे थे हम लोग, पार्टिकल का जो मोशन था वन डायरेक्शन में, मोशन अंडर ग्रेविटी में, वो ऐसा ही एग्जैक्टली यहाँ पे मोशन होगा, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, मोशन होगा। अगर आपसे पूछे कि बताओ डिस्प्लेसमेंट इन, अगर बाई डायरेक्शन चाहिए पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट इन बाई डायरेक्शन चाहिए तो कैसे लिखेंगे, एस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा सिंपल जैसे लगाते थे, यू बाई टी माइनस ऑफ हाफ ऑफ, प्लस लिख लेते हैं ए वाई इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से बोल सकते हैं यू वाई कितना हो गया हमारा, यू साइन थीटा इंटू टी, और ए वाई कितना हो गया माइनस जी, तो हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। अगर आपको टाइम दिया रहे कितना टाइम के बाद पार्टिकल कहाँ पहुंचेगा, ठीक है, तो आप बड़ा आसानी से बता सकते हो, ठीक है, कि एक्स डायरेक्शन में आपको पता चल जाएगा कि यू कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है, यू कॉस थीटा इंटू टी आपको एक्स डायरेक्शन में मिल जाएगा। टी टाइम का पूछे ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यू कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और यहाँ से आपको एस बाई निकल जाएगा, टी पुट कर दोगे यहाँ से आपको एस बाई निकल जाएगा। आपको अगर एस एक्स निकल गया है और एस बाई निकल गया है, इसको सिंपल ऐसे लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन निकल गया है और डिस्प्लेसमेंट इन बाई डायरेक्शन निकल गया है, इसका मतलब पार्टिकल कहीं यहाँ पे होगा, पार्टिकल कहीं यहाँ पे होगा, जितना भी निकल गया है। पूछे कि टी टाइम का पार्टिकल कहाँ पे होगा, तो आप पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट बाई कोऑर्डिनेट निकालोगे अलग अलग और पार्टिकल को बता सकते हो। आपसे पूछे कि बताओ एक्स डायरेक्शन के बाद टी टाइम का पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, मुझसे बताओ यहाँ पे जो पार्टिकल का वेलोसिटी है कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो वी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी वाई इक्वल टू यू बाई टी प्लस ए बाई इंटू, सॉरी, वी इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू बाई प्लस ए बाई इंटू टी, वन डायरेक्शन में लगाते हैं ना, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे यू की जगह पे आपको यू वाई लिखना है, ए की जगह पे ए वाई लिखना है। यू वाई कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा, और ए वाई कितना हो जाएगा माइनस ऑफ जी टी। आपसे पूछे कि बताओ पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा पॉइंट पी पे, ठीक है, टी टाइम के बाद, तो कैसे निकालोगे, पार्टिकल का आप क्या करोगे, वी वाई निकाल लोगे, पार्टिकल का यहाँ पे इसका वेलोसिटी कैसा होगा, v, तो पार्टिकल क्या करोगे आप, वी एक्स निकाल लोगे और वी वाई निकाल लोगे। आपको वी एक्स तो पता है कितना होगा, यू कॉस थीटा होगा, क्योंकि एक्स कंपोनेंट में कई वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, और वी वाई क्या कर सकते हो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो किसी भी टाइम के बाद आपको पार्टिकल का वेलोसिटी पूछा, आप वी एक्स निकाल लोगे, वी वाई निकाल कर लोगे, पुट कर दोगे इस तरह से, ठीक है, v इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने आता है, आपको डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन निकालने आता है, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग काम करने वाले हैं। क्लियर है, क्लियर है, Yes, sir. बाकी लोग, यस सर। हाँ बताओ, नहीं बताओगे तो। अब क्वेश्चन किस तरह का आता है, ठीक है, हम लोग मोशन को स्टडी करना तो आ गया, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखा है यू, एंगल दे रखा है आपको थीटा, ठीक है, ये आपका हो गया वर्टिकल डायरेक्शन, और ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आपसे पूछे कि कैलकुलेट, कैलकुलेट पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, सेकंड मैक्सिमम हाइट,
इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कैसे कैसे करते हैं, और उसके बाद ये फॉर्मूला बन जाएगा, आपको याद करना होगा। फिर अगर मान लो कि आपसे पूछे हॉरिजेंटल रेंज, हॉरिजेंटल रेंज इसको हम डिनोट करेंगे आर से, ठीक है। और चौथा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ठीक है। एक प्रोजेक्टाइल है, इस प्रोजेक्टाइल में 4 तरह के क्वेश्चन है। पहला निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा निकालना है मैक्सिमम हाइट, तीसरा निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज, और चौथा निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मतलब इस पाथ का आपको इक्वेशन लिखना है, ठीक है। पहला बात, टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, ठीक है। एक एक करके सारा हम लोग कैलकुलेट करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट तो बताएगा, नाम से पता है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होना चाहिए। तो यहां से अगर पार्टिकल को प्रोजेक्ट करोगे तो ये पार्टिकल यहाँ से चलते 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 क्या आ गया, वापस यहीं पे आ गया। यहाँ पे आके क्या हुआ, ग्राउंड से हिट करेगा, रुक जाएगा, ग्राउंड पे हिट करेगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, तो पार्टिकल यहाँ से फ्लाइट करते करते यहाँ तक पहुंचा। तो ये जो टाइम लगा होगा, इतने टाइम में पार्टिकल क्या था, एयर में था, हवा में था, पार्टिकल क्या था, हवा में था। तो ये जो टाइम है, इस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी वो उतना टाइम जब तक पार्टिकल क्या करे, वापस से ग्राउंड को हिट ना करे। यहां से आप थ्रो किए, जब वापस से पार्टिकल क्या करे, ग्राउंड को हिट करेगा, तो जितना टाइम लगा होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा, तो बताओ जरा, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा। किसी को लग रहा है, कुछ आइडिया लग रहा है, कोई सजेस्ट कर सकता है। कैसे स्टडी करेंगे हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे बताओ। यानी यहां से वापस पार्टिकल जब ग्राउंड को हिट करता है तो कितना टाइम लगता है, कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे। सर डिस्प्लेसमेंट पहले निकाल के। अगर देखोगे तो पार्टिकल यहां से शुरू किया है और पार्टिकल वापस क्या आ गया है, यहीं पे आ गया है, पार्टिकल वापस क्या आ गया है, यहीं पे आ गया है। अगर हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में देखें, एक चीज हमको पता चल रहा है, इन वर्टिकल डायरेक्शन पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है इन बाई डायरेक्शन वो क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। ये कौन सा टाइम है, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू स्ट्राइक द ग्राउंड। जब पार्टिकल वापस से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा कि नहीं। पार्टिकल यहीं से शुरू किया था, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट होते गया होते गया होते गया होते गया, वापस यहीं आ गया, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो होगा कि नहीं हो गया, हो गया। तो जरा हम लगा देते हैं इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। यू बाई आपको पता है कितना होता है, यू साइन थीटा होता है। ए बाई आपको पता है कितना होता है, माइनस ऑफ जी होता है। और डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या आ गया, जीरो हो गया कि नहीं हो गया। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन बाई डायरेक्शन कितना हो गया, जीरो हो गया कि नहीं हो गया। जब इस कंडीशन के यूज करते हैं, इस केस में जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा, मानते हो। जरा इक्वेशन यूज कर लेते हैं, एस बाई इक्वल टू क्या होता है, यू बाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए बाई इंटू ए स्क्वायर। कुछ हम नया नहीं कर रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बस यहाँ पे मोशन क्या कर रहे हैं, हम एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में स्टडी कर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में। यहाँ पे सारा कंपोनेंट हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में लिख लेंगे, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट का हो, चाहे वो वेलोसिटी का हो, चाहे वो एक्सेलरेशन का हो, सबका हमने क्या किया, वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट लिख लिया। और वर्टिकल डायरेक्शन में हमने देखा कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर पार्टिकल यहाँ पे आ गया मतलब क्या हो गया, अगेन कहाँ पे हो गया, जीरो पे आ गया।
तो बाय डायरेक्शन हमने देखा कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कितना है, 0 है। यहाँ से हमने पुट कर दिया 0, यू इक्वल टू पुट कर दिया हमने यू साइन थीटा। इस केस में हमारा जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर प्लस ए बाय पुट करेंगे जी तो हो जाएगा नेगेटिव में, तो माइनस ऑफ हाफ इंटू जी इंटू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। यहाँ से टी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा आपका यू साइन थीटा माइनस हाफ ऑफ जी इंटू कैपिटल जी। इसको इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो एक बार क्या आ गया, टी इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, और एक बार क्या आ जाएगा टी इक्वल टू, इसको जब 0 कट करोगे तो क्या आ जाएगा 2u साइन थीटा बाय जी। आएगा कि नहीं आएगा, यानी दो बार पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे दो आंसर क्यों आया, एक बार पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा जब टी इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा 0 होगा, और एक बार कब होगा डिस्प्लेसमेंट, तो 2u साइन थीटा बाई जी के बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 होगा। यानी टी इक्वल टू कैपिटल टी के बाद ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा। तो टी इक्वल टू 0 को हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं बोलेंगे, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट छोड़ना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है, ये फॉर्मूला आपको बन जाएगा। इसको याद रखना है कि कोई भी प्रोजेक्टाइल अगर u वेलोसिटी से एट एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया गया है, थीटा कहां से ले रहे हैं हम लोग, तो ध्यान रखना थीटा हम ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। अगर किसी प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से एट एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किए हैं हम लोग, इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा कितना होगा 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। क्लियर है, नादान परिंदे बोलो। Yes, sir. तो ये आपका फॉर्मूला बन गया टाइम ऑफ फ्लाइट का, टी यू साइन थीटा बाई जी। कैसे निकाले, तो वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, वहां से सॉल्व करके हमने निकाल लिया। अब देखोगे तो पहले पार्टिकल यहाँ से चलते 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 कहाँ पहुंचा होगा, यहाँ पहुंचा होगा, फिर पार्टिकल यहाँ से नीचे आया होगा। तो जब ये पार्टिकल यहाँ से ऊपर क्यों जा रहा था, ये हाइट क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया मैक्सिमम हाइट। देखो क्योंकि ये हाइट क्या है, यहाँ तक पार्टिकल क्या किया है, तो ऊपर की तरफ मूव किया है, पार्टिकल क्या है ऊपर क्या मूव किया है, और इस पॉइंट के बाद वापस पार्टिकल क्या हुआ है नीचे की ओर आना शुरू किया है, वापस पार्टिकल क्या किया है नीचे की ओर आना शुरू किया है। तो इस केस पे देखोगे तो यहाँ पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा कितना होगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा 0 होगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल का वेलोसिटी कितना रहेगा, हमेशा योग cos थीटा ही रहता है, ये तो चेंज नहीं होने वाला। तो एट मैक्सिमम हाइट देखोगे तो जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होगा क्या होगा 0 होगा कि नहीं होगा, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगा 0 होगा। किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, होगा कि नहीं होगा। जब तक ये वेलोसिटी 0 नहीं होगा पार्टिकल क्या करेगा ऊपर ही जाते जाएगा, ऊपर ही जाते जाएगा। किसी हाइट पे जाके पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तब पार्टिकल क्या आएगा नीचे आना शुरू होगा, पार्टिकल क्या होगा फिर नीचे आना शुरू करेगा। बाय डायरेक्शन की बात करो, बाय डायरेक्शन क्या होगा, धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगा कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, वेलोसिटी क्या होगा कम होते जाएगा। स्टार्टिंग में तो क्या होगा सबसे ज्यादा होगा, धीरे धीरे, क्योंकि क्या है नीचे की ओर फोर्स लग रहा है ना, धरती माता का फोर्स क्या कर रहा है नीचे की ओर लग रहा है, तो पार्टिकल का जो वेलोसिटी है धीरे क्या करेगा डिक्रीज करते जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा। एक टाइम आएगा जब पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा बाय डायरेक्शन में 0 हो जाएगा, यानी उसके बाद पार्टिकल बाय डायरेक्शन में और ऊपर नहीं जाएगा। अब वहां से पार्टिकल क्या आएगा नीचे आना शुरू होगा, यानी जब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0 हो जाए इन वर्टिकल डायरेक्शन, उस पॉइंट पे पार्टिकल क्या होगा अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा कि नहीं होगा, पार्टिकल क्या होगा इस इंस्टेंट पे अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा। और आपको पता है कि हमेशा पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होता है, तो एक्स डायरेक्शन में u cos थीटा ही रहता है। तो हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट मैक्सिमम हाइट 0, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कभी 0 नहीं हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे भी पार्टिकल का वेलोसिटी मतलब क्या ux और u बाई दोनों ना, vx और v बाई दोनों ना, तो क्या दोनों वेलोसिटी 0 हो गया क्या,
Vx तो क्या रहा है, u cos थीटा रहा है, ये तो हमेशा रहता है। तो बेसिकली पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो नहीं हो रहा, पार्टिकल का वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन बाई डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। ठीक है, अगर मैक्सिमम हाइट निकालना हो तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा, उसके लिए आप कंडीशन यूज कर सकते हो कि वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तभी पार्टिकल क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पे होगा। ठीक है, पार्टिकल क्या होगा उस, ठीक है, इस कंडीशन को यूज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ देना, एक चीज भूल के बताना, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, थोड़ा सा जगह छोड़ देना। पहले मैक्सिमम हाइट कर लेते हैं। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या है, एच से रिप्रेजेंट कर रखे हो। ठीक है, तो हमको कंडीशन क्या मिला कि, कंडीशन मिला कि एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल कंपोनेंट, vertical component of velocity of projectile is zero। वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा, जीरो होगा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा, जीरो होगा। कहाँ पे, एट मैक्सिमम हाइट पे। जब इस कंडीशन को हम लोग यूज कर लेते हैं, अगेन हम लोग मोशन को स्टडी करेंगे इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या पता है, इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल कितना है, u sin थीटा है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना है, u sin थीटा है। एक्सेलरेशन कितना है, तो माइनस ऑफ g है। और फाइनल वेलोसिटी कितना होना है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना होना है, जीरो होना है। जरा निकालो कितना हाइट होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कैसे निकालेंगे, तो निकाल सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ टू इंटू ए इंटू एस। फाइनली कितना होना है, जीरो। इनिशियल कितना है, यू साइन थीटा है, इसका स्क्वायर माइनस ऑफ टू इंटू जी इंटू एस कितना हो जाएगा, आपको एच के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एस इक्वल टू जब एच होगा तो पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। यहाँ से एच इक्वल टू देखोगे, एच इक्वल टू कितना आ गया, एच इक्वल टू आ गया आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। ये आपका फॉर्मूला आ गया किसके लिए, तो मैक्सिमम हाइट के लिए। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट अगर निकालना हो तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। कैसे निकाला है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमने मोशन को स्टडी किया है और हमको पता है कि एट मैक्सिमम हाइट पे जो पार्टिकल का वेलोसिटी होगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उस कंडीशन को हमने यूज किया है और ऐसा कंडीशन यूज करके निकाल लिया है कि वो डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन कितना होगा, वही डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, मैक्सिमम हाइट होगा, मैक्सिमम हाइट होगा। क्लियर है, मैक्सिमम हाइट होगा। हाँ ना, कुछ बोलता नहीं है जी। यस सर। ठीक है, एक चीज होता है टाइम ऑफ एसेट और टाइम ऑफ डिसेंट, कुछ बड़ा चीज नहीं है। टाइम ऑफ एसेट मतलब यहाँ से लेके पार्टिकल को, जब तक पार्टिकल क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था, जब तक पार्टिकल ऊपर जा रहा था, इस टाइम को बोलते हैं हम लोग टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, कितना टाइम लगा होगा, यानी ये टाइम वो है जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए टाइम लगा रहा है। जितना टाइम लगा रहा है मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए वो हमारा क्या हो गया, टाइम ऑफ एसेंट। और जितना पार्टिकल नीचे आने के लिए टाइम लगा रहा है इसको बोलेंगे हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, यानी मैक्सिमम हाइट से नीचे आने के लिए जितना टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट। जरा बताओ टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखो मोशन कैसा है, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर देखोगे तो यू साइन थीटा से पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया था ऊपर की ओर, फाइनली जीरो हो गया है और फिर नीचे आया है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी हम लोग पढ़े थे कि अगर मान लो कि यू साइन थीटा से किसी पार्टिकल को इधर की ओर प्रोजेक्ट किया जाए
तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगाएगा उतना ही टाइम क्या करेगा, नीचे आने में लगाएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा। टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट। और दोनों इक्वल है मतलब कितना हो जाएगा, एक टाइम ऑफ फ्लैट के हाफ हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लैट कितना था, तो 2u sin थीटा बाई जी था। तो टाइम ऑफ एसेट या टाइम ऑफ डिसेंट कितना हो जाएगा, u sin थीटा बाई जी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। टीए क्या है, तो टीए है आपका टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा बेसिकली, तो टाइम टू रिच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रिच मैक्सिमम हाइट, उससे टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा। टाइम ऑफ डिसेंट मतलब मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा है, और दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे। ठीक है, तो टी इक्वल टू टी डी हो जाएगा, मतलब टी ए प्लस टी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्योंकि टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। और दोनों इक्वल है मतलब टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू कितना होगा, कैपिटल टी बाई टू हो जाएगा। और कैपिटल टी कितना है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u sin थीटा बाई जी, मतलब इसका हाफ क्या हो जाएगा, तो टाइम ऑफ एसेंट हो जाएगा। ठीक है, उतना ही कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा, नहीं u sin थीटा बाई जी। इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे कि अगर वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को स्टडी करोगे तो टाइम ऑफ एसेंट मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके पार्टिकल को ऊपर जाने में कितना टाइम लगा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, पार्टिकल का जीरो हो जा रहा है, v कितना हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। इधर कर देता हूँ, वापस डिलीट कर दूंगा बस समझने के लिए। तो आप देखोगे तो फाइनल वेलोसिटी का कितना हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। वी वाई इक्वल टू कितना हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। यू वाई कितना है, तो यू साइन थीटा है। यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट हो जाएगा। तो आप बता सकते हो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना होना है, जीरो, u कितना है, u साइन थीटा, और g a कितना है, तो माइनस ऑफ g, और t कितना है, टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट कितना हो जाएगा, u साइन थीटा बाई जी। नीचे में इतना ही आ रहा था, कहीं से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, इतना ही टाइम इसको ऊपर जाने में लगेगा, इतना ही टाइम इसको नीचे आने में लगेगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू टी बाई टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, u साइन थीटा बाई जी। क्लियर है, क्लियर है, हाँ ना, नहीं क्लियर। ठीक Yes, है, sir. मैक्सिमम हाइट निकाल लिया हम लोग। अब है आपका नेक्स्ट था आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट के ड्यूरिंग पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हमारा रेंज हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज बोलते हैं। अगर इसको रेंज निकालना तो कैसे निकालेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन को स्टडी करोगे तो पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, हर बार कितना है, u cos थीटा ही है। यानी एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल u cos थीटा से कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, और इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना आपको निकाल लिए हो। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, यानी इतना टाइम तक पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली u cos थीटा से मूव कर रहा था। रेंज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो u cos थीटा इनटू कैपिटल T बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, लिख के दिखाता हूँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, they had distance covered distance covered by projectile in x direction during motion। ठीक है, कंप्लीट मोशन में जितना भी पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर कर रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका रेंज हो जाएगा। तो रेंज कैसे निकालेंगे, तो r इक्वल टू इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आपको पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ux इंटू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा।
ux इंटू टी, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो मोशन कैसा होगा, कांस्टेंट मोशन होगा। और कांस्टेंट मोशन मतलब अगर रेंज निकालना है मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना चला है पार्टिकल, तो सिंपल हम लोग बोल देंगे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, u cos थीटा है, और कितना देर तक चला है, तो कैपिटल टी टाइम तक चला है, यानी एक्स डायरेक्शन में कंटिन्यूसली पार्टिकल u cos थीटा से टी टाइम तक चलता रहेगा। तो रेंज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो u cos थीटा इंटू टी हो जाएगा। तो एक्स यूएस कितना हो गया हमारा, u cos थीटा, और कैपिटल टी यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग, कैपिटल टी, टी की जगह पे कैपिटल टी। तो कैपिटल टी कितना हमारा अभी निकाल का है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2u sin थीटा बाई जी है। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, u इंटू ई आपका u स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, Sin 2 theta. तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा रेंज के लिए। रेंज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर आपसे पूछे कोई कि रेंज मैक्सिमम कब होगा, रेंज मैक्सिमम कब होगा, तो ये रेंज मैक्सिमम कब होगा, तो यहाँ पे देखो u अगर गिवन है, ठीक है, जी तो फिक्स ही है, तो रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए, 45 डिग्री हो जाए, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए, 45 हो जाए, तभी तो क्या होगा साइन 90, थीटा इज इक्वल टू अगर 45 पुट करोगे तो 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा 90, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो अगर हम लोग बात करें कि मैक्सिमम रेंज कब होगा, तो मैक्सिमम रेंज होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो 45 डिग्री हो। यानी किसी प्रोजेक्टाइल को अगर आप अगर कांस्टेंट स्पीड दे रखा हो और अलग अलग एंगल पर अगर प्रोजेक्ट करो, जब थीटा इज इक्वल टू 45 होगा उस केस में पार्टिकल का जो रेंज होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी ये चीज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर इसके कम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हो, सॉरी इससे कम एंगल से प्रोजेक्ट करते हो तब भी क्या होगा, ये रेंज कम होगा। इससे ज्यादा एंगल से प्रोजेक्ट करते हो तब भी रेंज क्या होगा, कम होगा। इस केस में जब थीटा इक्वल टू 45 होगा तभी रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आप यहाँ से देख सकते हो थीटा इक्वल टू 45 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। आपको पता है साइन 90 कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 होता है, ठीक है। आरमैक्स की बात करें तो आरमैक्स कितना हो जाएगा, आरमैक्स हो जाएगा ई स्क्वायर बाई जी, ठीक है, एट थीटा इक्वल टू 45। तो जब थीटा इक्वल टू 45 होगा तो रेंज क्या होगा, पार्टिकल का मैक्सिमम होगा, ठीक है। रेंज क्या होगा, पार्टिकल का मैक्सिमम होगा। उसके अलावा किसी भी एंगल में देखोगे उससे रेंज क्या आएगा, कम आएगा। इसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। साथ साथ एक चीज और देखना, तो जैसे कि आपसे पूछे साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होगा, बताओ। 1/2. 1/2, और नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, जैसे हम आपसे पूछे एक सिंपल सा चीज है, अगर आपसे पूछे कि एक प्रोजेक्टाइल है, दो अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, एक मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ 30 डिग्री पे और एक को मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 60 डिग्री पे। एक को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं 60 डिग्री पे। अगर आपसे पूछे हम कि बताओ R30 डिग्री कितना होगा एंड R60 डिग्री कितना होगा, R दोनों केस में इसका जो स्पीड है वो क्या है, u है। R30 डिग्री पूछेंगे तो कितना होगा बताओ, तो जगह u स्क्वायर साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, 60 बाई कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा, क्योंकि रेंज इक्वल टू यही होता है, रेंज इक्वल टू ई स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो थीटा इक्वल टू अगर 30 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर साइन 60 बाई जी। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा, साइन 60 कितना होता है, √3/2. अगर मैं पूछूं R60 डिग्री कितना होगा, क्या पुट करोगे, आप पुट करोगे
यू स्क्वायर साइन 120 बाई जी, और साइन 120 मतलब क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री भाई कितना हो जाएगा जी, यानी ये भी कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन 60 बाई कितना आ जाएगा जी, यानी ये भी आ जाएगा आपको यू स्क्वायर बाई जी अंडर रूट रूट 3/2। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यहाँ पे हमने एनालिसिस किया आर 30 डिग्री इक्वल टू कितना है, आर 60 डिग्री, यानी आर 45 पे, तो थोड़ा सा देख लेना बस, इसके बाद छुट्टी करूंगा। आर 45 पे जब थीटा कितना हो, 45 हो, ठीक है, उस केस में जो रेंज आया है आपको क्या है, मैक्सिमम आया है, ये आपको क्या है, आर मैक्स आया है, ठीक है। उसके अलावा किसी भी एंगल पे प्रोजेक्ट करोगे इससे रेंज क्या आएगा, कम आएगा। अब मैंने क्या किया, इसी को 30 डिग्री में प्रोजेक्ट किया, इसका जो रेंज आएगा ऐसा आएगा, ठीक है। इसी को मैं अगर 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया हूं, ठीक है, अगर 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया हूं यहाँ से, एंगल 60 डिग्री है, उस केस में भी रेंज कितना आ रहा है, तो रेंज सेम आ रहा है जो कि 30 डिग्री का आया, रेंज कितना आएगा, सेम आएगा 30 डिग्री पे। यानी देखोगे तो 45 से अगर कम एंगल पर भी प्रोजेक्ट करोगे तो रेंज क्या आएगा, कम आएगा, और 45 से ज्यादा एंगल पर भी प्रोजेक्ट करोगे तो रेंज क्या आएगा, कम आएगा। और आर इक्वल टू 30 डिग्री और आर इक्वल टू 60 डिग्री दोनों क्या है, सेम है। तो ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी जब भी एंगल इस तरह से हो कि अल्फा प्लस बीटा, दो अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करो, और इस तरह से दोनों एंगल हो कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री हो, इस केस में जो रेंज होगा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इस केस में रेंज क्या होगा, सेम होगा, यानी आर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बीटा हो जाएगा, आर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बीटा हो जाएगा। और ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए आप देखोगे तो रेंज क्या आएगा, सेम आएगा, हर बार आएगा। जैसे हम आर अल्फा जब लिखते हैं, आर अल्फा कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी हो जाएगा, आर अल्फा कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी हो जाएगा। अगर हम लोग आर बीटा की बात करें तो आर बीटा कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 बीटा बाई जी हो जाएगा। इसको वैसे लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 इंटू बीटा, बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 90 डिग्री माइनस अल्फा, 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। यहां से देखोगे तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी, अभी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ऑफ 2 अल्फा। 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई क्या आ जाएगा, जी हो जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर अल्फा बोलेंगे। तो जब भी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री हो, उस केस में आर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बीटा हो जाएगा, आर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बीटा हो जाएगा, ठीक है। व्हेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो, 90 डिग्री हो, यानी रेंज क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। रेंज इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्लियर है। Yes, sir. तो जो रेंज होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जैसे कि आप बोलते हो 30 डिग्री, दूसरा कितना हो गया 60 डिग्री, ये दोनों एंगल के लिए रेंज क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। रेंज क्या आएगा, सेम ही आएगा। जैसे मान ले एक 40 डिग्री प्रोजेक्ट किया गया, एक 50 डिग्री प्रोजेक्ट किया गया, तो 40 प्लस 50 कितना है, 90 है, उस केस में भी रेंज क्या आएगा, सेम आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए
रेंज क्या आता है, सेम आता है, और रेंज मैक्सिमम कितना होगा, तो थीटा इक्वल टू 45 पे होगा। ठीक है, उसके बाद आपको 3 फॉर्मूला आया है, मैक्सिमम हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे पूरे प्रोजेक्टाइल में, ये हम लोग यूज करते रहेंगे। ठीक है, पूरे प्रोजेक्टाइल में हम लोग इसको यूज करते रहेंगे। इसमें बेस्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बहुत बाद में, पहले हम इसको बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इसको जाके एक बार वापस से पढ़ना। ठीक है, और इस पे बेस्ट क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट बुकलेट में मिल जाएगा, लेकिन पहले ये बुकलेट कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट बुकलेट से होमवर्क देंगे, नहीं तो पीछे रह जाओगे। नेक्स्ट क्लास से इसका होमवर्क देना हम शुरू करेंगे, तो होप्स हो कि नेक्स्ट क्लास तक आप इसको कंप्लीट कर लेना, कि इसमें से क्वेश्चन कम कर देंगे, ज्यादा क्वेश्चन मोशन इन प्लेन से देंगे। तो जहां तक इसमें होमवर्क दिया है उसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को?